जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम सहायक कुल सचिव एग्जाम जो कि एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित होना है उसकी जो यूनिट 8 है इसके हम पीवाईक्यू और इसमें जो पहला टॉपिक है दृष्टिकोण और उद्देश्य एनईपी का दृष्टिकोण और उद्देश्य क्या है इसका थ्योरी पार्ट को डिस्कस करेंगे और लास्ट में इसी से रिलेटेड हम एमसीक्यू भी देखेंगे। तो यदि बात करें सहायक कुल सचिव के पाठ्यक्रम में दो पार्ट में डिवाइड है पाठ्यक्रम। पूरा जो पाठ्यक्रम है खंड आ जो है समान अध्ययन है जिसमें कि 50 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा, तो 150 नंबर का पार्ट ए रहेगा जो कि 5 यूनिट में डिवाइड है। खंड बा की बात करें जो कि विश्वविद्यालय शिक्षा एवं प्रशासन है, 10 यूनिट में डिवाइड है, प्रत्येक यूनिट से 10 प्रश्न आएंगे। कुल मिलाकर 100 प्रश्न रहेंगे इस पार्ट बी से और यह 300 अंक का वेटेज रखेंगे। 3 घंटे का कुल पेपर रहेगा, 150 प्रश्न हमको हल करने रहेंगे। और यदि बात करें साक्षात्कार की, यदि आपका यह पेपर निकल जाता है तो 50 अंकों का साक्षात्कार रहेगा। कुल मिलाकर 500 अंकों से पूरा रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा। पार्ट बी में जो विश्वविद्यालय शिक्षा एवं प्रशासन, इसमें यूनिट 8 दी गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। सबसे पहले इसका हम पाठ्यक्रम डिस्कस कर लेते हैं। 10 प्रश्न आएंगे। इससे पहले 2022 में असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम हुआ था, उसमें 10 प्रश्न आए हैं। तो हम पहले अभी पाठ्यक्रम के बाद उनको देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं इससे। और काफ़ी प्रश्न रिपीट भी होते हैं एमपीपीएससी में तो उनको आपको शॉर्ट नोट्स में नोट कर लेना है सभी पॉइंट। इसमें जो पाठ्यक्रम दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, दृष्टिकोण और उद्देश्य विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्री रूपांतरण। इसके बाद है औपचारिक और दूरस्थ शिक्षा, स्वयं के बारे में है। फिर एनपीटी पोर्टल है, एकेडमिक, बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी, डिजी लॉकर, वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन, ओ एन ओ एस। फिर इसके बाद है व्यवसायिक, तकनीकी, विधि, चिकित्सा, कृषि और सामान्य शिक्षा, क्योंकि उच्च शिक्षा में ये सभी शामिल है, उसी को यहाँ पर रखा गया है। मूल आधारित शिक्षा। फिर इसके बाद है कौशल विकास, नीति और प्रशासन, नेट, पिछली बार इसका आया था प्रश्न। सेट, उद्यमिता, एक्यूबेशन तथा नवाचार। इतने टॉपिक हैं यहाँ पर जो कि हमको यूनिट 8 में हम कवर करेंगे। आज ये इसका पार्ट फर्स्ट है, हम क्रम से आपको ये पूरे पॉइंट यहाँ पर क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम 2022 में जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर हुआ था, इसमें यूनिट 8 से जो 10 प्रश्न आए हैं, प्रश्न क्रमांक 121 से 130, इनमें जो यूनिट 8 के प्रश्न आए थे सेट ए है 2022 का असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, हम सेट ए डिस्कस कर रहे हैं। तो हम पूरे यूनिट 8 के क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूल सिद्धांत नहीं? तो देखिए इसमें लचीलापन है, अवधारणात्मक बोध पर जोर है और रचनात्मक और तार्किक सोच। योगात्मक मूल्यांकन यह नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर है। यदि बात करें इसके आधार सिद्धांत की, तो जो पहला टॉपिक है इसी पर है, उसका विजन और जो है दृष्टिकोण, उद्देश्य और विजन जो है एनईपी 2020 का उसी से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए लचीलापन और अवधारणात्मक समझ और रचनात्मकता और तार्किक सोच। तो इसमें जो इसके आधारभूत सिद्धांत हैं इनको हम, इनसे एक प्रश्न इस बार भी बन सकता है। तो इसमें योगात्मक मूल्यांकन जैसा कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की अधिकता वाले क्षेत्रों में शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात क्या होगा? देखिए नॉर्मल उसमें जो अनुपात है 30:1 है, जबकि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की अधिकता वाले क्षेत्र में 25:1 है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यदि बात करें तो देखिए
जहाँ शिक्षक बच्चों का अनुपात दर ज़्यादा हो, जहाँ साक्षरता की दर निम्न हो, वहाँ स्थानीय शिक्षक या स्थानीय भाषा से परिचित शिक्षकों को नियुक्त करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात ये नॉर्मल रूप से शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात 30:1 हो, और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की जो कि ये प्रश्न आया था, वहाँ पर शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात 25:1। 25:1 हो वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय साहित्यिक कृति ने अच्छी शिक्षा को 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में परिभाषित किया, जिसे NEP 2020 वापस लाना चाहती है। तो यह भी अच्छा प्रश्न है। इसमें मतलब सभी चीज़ों को शामिल करना, 64 कलाओं मतलब आप हर स्किल को व्यक्ति की इसमें शामिल करना शामिल। तो इसमें बाण भट्ट की कादम्बरी ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्नातकोत्तर कार्यक्रम का सही प्रारूप नहीं है। तो 4 वर्षों का पाठ्यक्रम। ठीक, तो इसमें NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्नातकोत्तर कार्यक्रम का सही प्रारूप नहीं है। तो 4 वर्षों का पाठ्यक्रम। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 के अनुसार प्रत्येक कॉलेज, विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थानों के क्लस्टर नॉलेज हम में न्यूनतम कितने छात्र होंगे। तो इसका राइट आंसर है 3000। मेरू से क्वेश्चन है, MERU की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का सर्वांगीण विकास करना, बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देना, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। तो इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना राइट आंसर। यदि हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, मेरू का फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय। इसका प्रस्ताव देश में उच्च शिक्षा को बेहतर, व्यापक और अंतःविषयक बनाने के लिए किया गया। इसका उद्देश्य IIT और IIM के स्तर के ऐसे विश्वविद्यालय बनाना है जो सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यही इसमें राइट आंसर है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करें। मेरू के यदि हम बात करें तो इसका उद्देश्य है भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार, अंतःविषयक अनुसंधान को बढ़ावा देना और भारत को अनुसंधान एवं विकास का वैश्विक केंद्र बनाना। इसकी स्थापना यह देश भर में गुणवत्तापूर्ण, सामर्थ्य और सुगम्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बहु विश्वविद्यालयों को एक उन्नत मॉडल विकसित करेगा। इसकी विशेषता इस संस्थान भाषाई और क्षेत्रीय सीमाओं को समाप्त कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। अनुदान की बात करें तो डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों को मेरू के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM-USA ये भी पाठ्यक्रम में है, के तहत अनुदान प्रदान किया गया, जो इस पहल की दिशा में एक बड़ा कदम है। और इसमें मेरू का जो लक्ष्य है कि यह 2035 तक उच्च शिक्षा में GER, ठीक, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इससे भी प्रश्न बन जाते हैं, तो सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 50% करने के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिर NEP के अनुसार किस अंतराल पर NCFSE दस्तावेज की समीक्षा एवं अद्यतन किया जाएगा। तो यह प्रत्येक 5 से 10 वर्षों में अद्यतन किया जाएगा, जिसमें कि यह NCFSE क्या है, स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा है। तो इसमें NCFSE दस्तावेज की प्रत्येक 5-10 वर्ष में महत्वपूर्ण पाठचर्चा को ध्यान में रखते हुए समीक्षा एवं अद्यतनीकरण किया जाएगा। NEP के अनुसार किसी विषय विशेष में 4 वर्षीय स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए B.Ed का कौन सा कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया। जब आप 4 वर्षीय कोई भी कोर्स कर लेते हैं या इंटीग्रेटेड कोई कोर्स करते हैं,
तो 1 वर्ष आपको बीएड के लिए 1 वर्षीय पाठ्यक्रम यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है बीएड के लिए। एनईपी के अनुसार अनुवाद एवं विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थापित की जाती? तो इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये राइट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 8 का, जो कि 2022 AR में आए हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है? तो एनटीए, राष्ट्रीय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। अब हमारा सिलेबस जो दिया गया है उसी में पहला टॉपिक है, इसके थ्योरी पार्ट डिस्कस करते हैं। जो एनईपी है इसका दृष्टिकोण और उद्देश्य, इस टॉपिक को हम थ्योरी पार्ट इसका कवर करते हैं। PYQ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं इस टॉपिक से। ठीक, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दृष्टिकोण और उद्देश्य जो है भारतीय शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी के जरूरतों के अनुरूप बदलना है। यह 34 वर्षों के बाद, कि इससे पहले जो आई थी 1986, सबसे पहले आई थी 1968, फिर 1986 और अभी 2020। तो ये 1986 के बाद आई पहली नई शिक्षा नीति है जो भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति, ग्लोबल नॉलेज सुपर बनाने का लक्ष्य रखती है। यह प्रश्न भी बन सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक, तो भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति एनईपी 2020 का उद्देश्य है कि भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। यदि इसके और विजन और दृष्टिकोण की बात करें तो समावेशी और समतामूलक हो, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जो कि समावेशी और समतामूलक हो, बिना किसी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी के लिए समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। भारतीय केंद्रित हो, भारत की परंपरा, संस्कृति और ज्ञान प्रणाली में जो जड़ें जमाए हुए हो, जो शिक्षा को देश के विकास से जोड़े। समग्र विकास, शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि तार्किक सोच, रचनात्मकता और समस्या समाधान जैसे संज्ञानात्मक कौशल विकसित करना। बुनियादी साक्षरता 2040 तक एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना जो वैश्विक मानकों के अनुरूप हो। और एनईपी का जो है मुख्य उद्देश्य है कि स्कूली शिक्षा में पहुंच और गुणवत्ता। इसमें यह है फॉर्मूला याद रखिएगा, जो इसकी संरचना है 5+3 ऐसे याद रखिएगा। देखिए 4 3, ठीक, बीच में आपको 3 रख देना है, 3 के इस तरफ 4 और ये 5। ठीक, तो इस फॉर्मूले पर आधारित है। ठीक, डबल 3 रख दीजिए बीच में और 4 5, बीच में डबल 3 रख दीजिए और आगे पीछे 5। ठीक, और ये इस फॉर्मूले पर आधारित। पुरानी 10+2 प्रणाली थी, इसको बदलकर, जिसमें 5 जो है फाउंडेशनल स्तर की है। यह भी प्रश्न बन सकता है। 3 किसको इंगित करता? प्रिपरेटरी, और ये 3 मिडिल लेवल, और ये जो 4 वर्षीय है 9 से 12 सेकेंडरी लेवल। ठीक, 3 जो है 6 से 8। ठीक, प्रिपरेटरी जो है ये है, ठीक, 3 ये हो गए, और ये 3 से 5। ठीक, और ये नर्सरी से, ठीक है, नर्सरी हो गई, फिर KG1 KG2 और फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास, इस तरह से 100% क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर पर 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, इसमें 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण ECE मतलब आंगनवाड़ी बाल वाटिका को सुनिश्चित करना। और इसमें पाठ्यक्रम में भी सुधार करने के लिए
इसका मेन उद्देश्य है कि रटने की विद्या का अंत, ठीक, अनुभवात्मक अधिगम, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। मातृभाषा में शिक्षा, कक्षा 5 अधिमानता, कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा स्थानीय भाषा रखने पर जोर देना। और कौशल आधारित शिक्षा, तो इसमें भी एक आईएमपी पॉइंट है ये कि नई एनईपी 2020 में किस कक्षा से वोकेशनल एजुकेशन को शुरू करने की बात की गई है। तो कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन और कोडिंग की शुरुआत। उच्च शिक्षा में सुधार, इसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2035 तक उच्च शिक्षा में जीईआर को 50% करना। तो उच्च शिक्षा से संबंधित भी आ जाएगा। देखिए इसमें एक जगह था ये 100%, ठीक, तो ये कहाँ से कहाँ तक के लिए है, 2030 में प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% करने की बात की गई। 50% की बात की गई है उच्च शिक्षा में, जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% करने की बात की गई है 2035 तक। फिर इसमें है मल्टीपल एंट्री एग्जिट, स्नातक पाठ्यक्रम में एक से अधिक बार प्रवेश और निकासी का विकल्प, यानी कि एक साल में यदि आप कोई 3 साल का आप कोर्स करते हैं, यदि पहले साल में आप एग्जिट करते हैं, छोड़ देते हैं, तो 1 साल के कोर्स पूरा करने पर आपको सर्टिफिकेट, 2 साल में आपको डिप्लोमा, और 3 साल या 4 साल यदि कोर्स पूरा करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, छात्रों के अंकों को डिजिटल रूप से स्टोर करने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाना। ABCID एमफिल समाप्त, एमफिल कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। ठीक, तो उच्च शिक्षा में ऐसा भी प्रश्न बन जाएगा कि एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सुधार में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु शामिल नहीं है। तो ऐसे पॉइंट आ जाएंगे कि एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, या फिर ऐसा आ जाएगा कि एमफिल को जारी रखने का प्रावधान है। तो यह इस टाइप से भी प्रश्न बन जाएंगे। शिक्षक और तकनीकी विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानक एनपीएसटी और सतत पेशेवर विकास अनिवार्य करना। तकनीकी का उपयोग, शिक्षा के नियोजन, प्रशासन और सीखने में एआई आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग को बढ़ावा देना। निवेश और शासन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नेंस, शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश को जीडीपी के 6% तक बढ़ाने का लक्ष्य। यह भी आईएमपी पॉइंट। यदि हम बात करें तो एनईपी 2020 का उद्देश्य शिक्षा को व्यवहारिक, समग्र, लचीला और ज्ञान आधारित बनाना है, ताकि छात्रों में 21वीं सदी के कौशल विकसित, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि आधुनिक रूपरेखा, आधुनिकता के अनुसार हमको शिक्षा प्रणाली को बदलना है। वही एनईपी का 2020 का उद्देश्य है, सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए। जैसे 64 कलाओं का जो कादम्बरी वाला क्वेश्चन है, तो वही 64 कलाओं, मतलब हर स्किल को आपको बढ़ावा देना है। और मेन कौशल आधारित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि आप कोई भी कोर्स करने के बाद या डिग्री डिप्लोमा के बाद आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश की उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करती है, जिसमें बहुविषयी शिक्षण, लचीलापन, कौशल आधारित शिक्षा, डिजिटल लर्निंग, शोध संवर्धन और वैश्वीकरण को विशेष महत्व दिया गया। अब इसमें कुछ पॉइंट और हैं जो डिस्कस करते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक, और ये एमपी यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में संदीपनी, ठीक है, संदीपनी विद्यालय तो हमारे पाठ्यक्रम में ज़्यादातर जो है उच्च शिक्षा पर आधारित ही है। उच्च शिक्षा तो, लेकिन स्कूली शिक्षा की यदि बात करें तो संदीपनी विद्यालय और पीएम श्री स्कूल भी हैं, तो इनसे भी जुड़ा प्रश्न बन सकता है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्लोबल एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। ठीक, स्वतंत्रता के बाद ये कौन सा सुधार है, ये भी प्रश्न। तो तीसरा बड़ा सुधार, पहले की दो शिक्षा नीति 1968 और 86 में लाई थी। ठीक है, इसमें जो है मुख्य विशेषता है कि प्री प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12वीं तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वजन भौमिक पहुंच। तो जो ये 5+3+3 और ये 4 है, तो ये जो है प्री प्राइमरी को इंगित करता है। ठीक, और ये जो है स्कूली शिक्षा यहाँ पर सेकेंडरी लेवल, और ये हायर एजुकेशन यहाँ से। ठीक, तो ये यहाँ पर दिया गया कि 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना। नई पाठ्य चर्चा और शैक्षणिक संरचना जो है ये, तो 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 एवं 14 से 18 वर्ष के आयु समूहों से सुमेलित। तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, ये 5 वर्ष है, ये 3 से 8 वर्ष, फिर ये 3, फिर ये 3 और फिर ये 4। तो इसमें स्कूली शिक्षा के 4 चरण शामिल हैं। सबसे पहला मूलभूत चरण जो पहला 5 वर्ष है, फिर प्रारंभिक चरण 3 वर्ष, मध्य चरण 3 वर्ष और माध्यमिक चरण जो है 4 वर्ष है। इस ये भी IMP पॉइंट है। फिर एक कला तथा विज्ञान के बीच पाठ्य चर्चा और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई सख्त लगाव नहीं। बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर। एक नई राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख, प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण की स्थापना। तो परख की स्थापना की भी बात की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए विभिन्न लैंगिक समावेशन निधि और विशेष शिक्षा क्षेत्र। इसके अंतर्गत यदि विशेष पहलें की बात की जाए, इसमें PM श्री स्कूल, PM श्री योजना भी, जिसमें कि न्याय संगत, समावेशी और मनोरंजक स्कूली वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए सितंबर 2022 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। PM श्री पहल के तहत स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए 630 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक, फिर इसमें एक निपुण भारत है, तो निपुण का फुल फॉर्म भी आ सकता है। तो इसमें नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग इन न्यूमरेसी। भारत मिशन का दृष्टिकोण मूलभूत साक्षरता तथा संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने हेतु सक्षम वातावरण बनाना है, ताकि प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने, लिखने और संख्यात्मकता में वांछित सीखने की दक्षता हासिल कर सके। PM ई विद्या, तो इस पहल का उद्देश्य जैसे विभिन्न लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रदान करके और देश भर के छात्रों को पुस्तकें तथा सामग्री प्रदान कर ऑनलाइन शिक्षा एवं डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा देना। NCFFS और जादुई पिटारा, 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों हेतु खेल आधारित अध्ययन की शिक्षण सामग्री हेतु मूलभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा को रूपरेखा और जादुई पिटारा शुरू की गई है। निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हैंड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, अर्थात निष्ठा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, निष्ठा, भारत में शिक्षकों और स्कूल प्रधानाचार्यों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम। नेशनल डिजिटल एजुकेशन और आर्किटेक्चर, NDER, यह वास्तुशिल्प संबंधी ब्लूप्रिंट है जो शिक्षा से संबंधित डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित अनुप्रयोगों को सक्षम बनाने हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों का एक सेट तैयार करता है। शैक्षणिक रूपरेखा में क्रेडिट हस्तांतरण और शैक्षणिक लचीलेपन की सुविधा के लिए NCRF, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क, तथा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क NHEQF की शुरुआत। इनके भी फुल फॉर्म आ सकते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। शिक्षा क्षेत्र में निवेश में वृद्धि, तो इस 6% वाला कि सकल
जीडीपी का संयुक्त रूप से 6% आवंटित करना। इस विजन को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने वर्ष 2020 के 21 के बजट की तुलना में 13.68% की वृद्धि के साथ वर्ष 2023-24 के लिए 1,12,899 करोड़ रुपए का बजट रखा है। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय परिसर, कैंपस और साझेदारी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय विश्वविद्यालयों को विदेशों में परिसर स्थापित करने और विदेशी संस्थानों को भारत में संचालन के लिए आमंत्रित करने में सहायता करती। जांजीबार और अबू धाबी में आईआईटी परिसरों की स्थापना के लिए समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए, जो कि भारत की वैश्विक शैक्षिक पहुंच को दर्शाता है। इसमें एक और प्रावधान था, गिफ्ट सिटी में शैक्षिक नवाचार। तो ये क्या है गिफ्ट सिटी? तो एनईपी 2020 का नवाचारी दृष्टिकोण गुजरात के गिफ्ट सिटी में लागू किया गया है, जहां विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करने की अनुमति प्राप्त है। तो यह भी एक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि गिफ्ट सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है, तो गुजरात में। घरेलू नियमों से मुक्त इस कदम को वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी के लिए उच्च स्तरीय मानव संसाधनों का विकास करना। अन्य संबद्ध पहले की बात करें तो विश्व स्तरीय संस्थान योजना, ये 2017 में शुरू की गई थी। तो विश्व स्तरीय संस्थान योजना का उद्देश्य किफायती शीर्ष पायदान के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान केंद्रों का निर्माण करना। यह योजना अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों, जिनकी इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस IOES को नामित करती है। अभी तक में 8 सार्वजनिक और 4 निजी समेत 12 संस्थानों को इसके लिए चिन्हित किया गया है, जो विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने की भारत की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। अकादमिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल, इसमें GIAN, इसका फुल फॉर्म ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क, और SPARC, स्पार्क, तो ज्ञान भारत के शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए भारतीय मूल के वैज्ञानिकों एवं उद्यमियों सहित अन्य वैज्ञानिकों व उद्यमियों की विशेषता का उपयोग करने पर केंद्रित है, और एकेडमिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने हेतु स्पार्क का जो फुल फॉर्म है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, ये फुल फॉर्म है, ये भी IMP भारतीय और विदेशी संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। ये पहले अनुसंधान की गुणवत्ता में वृद्धि करने और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इसके बाद हमने जो थ्योरी पार्ट किया है उसके कुछ MCQ देख लेते हैं। तो NEP 2020 के अनुसार वर्तमान 10-2 प्रणाली को किस नई पाठ्यक्रम संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो हमने इसको याद रखने के लिए बीच में 2-3 डबल 3 लिख दीजिए, और 4 और यहाँ पर 5, तो 5 ये, तो इसमें राइट आंसर है B। ठीक है, 5 + 3 + 4, इसकी जगह पहले 10+2 थी। 1986 की एजुकेशन पॉलिसी ने 10+2 को निर्धारित किया था। अब ये जो 5 + 3 + 4 है, जिसमें कि पहले 5 वर्ष फाउंडेशनल है, फिर 3 वर्ष प्रिपरेटरी है, फिर अगले 3 वर्ष मिडिल और लास्ट के सेकेंडरी। इसमें नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमने इसको देखा, रटने की संस्कृति को बढ़ावा देना, केवल व्यावसायिक शिक्षा नहीं, केवल उच्च शिक्षा। तो ये समग्र मतलब हर स्तर की शिक्षा को स्तर को सुधारने की बात की गई है। तो इसमें 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। देखिए इसमें ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक जो GER 100% करने का कब तक का उद्देश्य है? 2030 तक का। ठीक है, और उच्च शिक्षा का GER 2035 तक 50% करने का उद्देश्य है।
ध्यान में रखिएगा, हमारे पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा ही है, तो उच्च शिक्षा का GER 50% करने का स्तर जो रखा गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो किस वर्ष तक, तो 2035, जबकि प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर का किया गया है 2030 तक 100% GER। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 में किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की सिफारिश की गई, तो व्यावसायिक शिक्षा ये भी IMBA कक्षा 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा का माध्यम कम से कम किस कक्षा तक रखने पर जोर दिया गया, तो कक्षा 5 तक। मातृभाषा या स्थानीय भाषा में आप किस कक्षा तक रख सकते हैं, तो वो कक्षा 5 तक। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 4 वर्षीय एकीकृत BEd की डिग्री किस वर्ष तक अनिवार्य होगी, तो 2030 तक। एकीकृत BEd का पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, उसमें ये था कि आप यदि 4 वर्षीय कोई पाठ्यक्रम कर लेते हैं तो BEd कितने वर्षीय आपको फिर BEd पाठ्यक्रम अवेलेबल कराया जाएगा, तो 1 वर्षीय। NEP 2020 ने किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित किया, तो NEP 1986, 34 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NEP 2020 के तहत मूल चरण फाउंडेशनल स्टेज में कौन से वर्ष शामिल है, ठीक, तो इसमें 3 वर्ष, ठीक, 3 वर्ष पूर्व प्राथमिक स्तर और कक्षा 1 और 2, यानी कुल 5 वर्ष। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मूलभूत चरण की बात की गई तो प्री प्राइमरी वाले 3 चरण और प्राइमरी के 1 से 2 वाले चरण। इसमें NEP 2020 के 5 आधारभूत पिलर क्या है, ठीक, तो ये 5 स्तंभ हैं, ठीक है। एक्सेस यानी पहुंच, ठीक है, फिर समानता इक्वलिटी, फिर क्वालिटी, फिर अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जवाब दे, ये भी IMP। एक तो इस तरह से हमने बेसिक बातें न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित आज डिस्कस की। इस जो यूनिट 8 है यह पहला पार्ट था यूनिट 8 का। इसके बाद हम आगे के वीडियो में ये जो और टॉपिक दिए गए विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्री रूपांतरण, हम टॉपिक वाइज यहाँ पर पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको कुल सहायक कुल सचिव से संबंधित पूरा पाठ्यक्रम यहाँ पर कवर करेंगे। इस वीडियो की PDF के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।